हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है बीपीएससी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 77 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 201 नंबर से शुरू होगा। क्वेश्चन है आपका, बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? बिहार में जो 3 कठिया पद्धति होती थी, नील की खेती के लिए भूमि का कितना प्रतिशत अमानत रखा जाता था? ऑप्शन ए है 1/10, बी है 1/3, सी है 3/20, डी है 3/25, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा। 3/20 था वो रखा जाता था, मतलब 20 बिस्सा में से 3 जो है अमानत के तौर पे रख लिया जाता था, उस पर आपको खेती करना अनिवार्य होता था। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 1917 तिनकठिया से जुड़ा था। जो गांधी जी ने चंपारण आंदोलन चलाया था, तिनकठिया पद्धति जिसे कहते हैं, 1917 का जो चंपारण आंदोलन है, तो उसी में क्या है, तिनकठिया पद्धति को समाप्त किया गया था, जो चंपारण से संबंधित है, नील आंदोलन से संबंधित है। 19वीं सदी के आरंभ में चंपारण में गोरे बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंधन करा लिया, जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे तिनकठिया पद्धति कहते हैं। आगे चलते हैं। 202 नंबर क्वेश्चन आपका है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? चंपारण जो आंदोलन है उससे कौन संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जे.बी. कृपलानी, जयप्रकाश नारायण। तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जो है वो चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है, चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है, बाकी के तीनों लोग हैं। व्याख्या देख लीजिए। चंपारण आंदोलन 1917 में गांधी जी का साथ राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जे.बी. कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारेख आदि बुद्धिजीवियों ने दिया था। इसमें जो मुख्य नाम है उनके नाम को एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं कि महात्मा गांधी द्वारा जो चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था 1917 में, उसमें मुख्य रूप में कौन कौन उनके साथ थे? उसमें राजेंद्र प्रसाद है, अनुग्रह नारायण सिंह है, जे.बी. कृपलानी है, महादेव देसाई, नरहरि पारेख हैं। ये आदि बुद्धिजीवियों ने गांधी जी का साथ दिया। जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से नहीं बल्कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। आगे चलते हैं। 203 नंबर क्वेश्चन है आपका, और बीपीएससी में 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद, इंदुलाल याज्ञिक, एन रंगा, पी.सी. जोशी। तो 203 का जो आंसर है दोस्तों ए के साथ जाएगा, स्वामी सहजानंद। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद आपका आंसर हो जाएगा, ये इसको याद रखिएगा। अगला इसका व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो लखनऊ में 1936 में हुई थी। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के लड़ाकू संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष, और आंध्र में किसान आंदोलन के अगुआ तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान एन.जी. रंगा महासचिव चुने गए। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस
का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता एन जी रंगा ने की थी। तो पहली अध्यक्षता जो किए थे वो कौन किए थे, तो उनका जो नाम था दोस्तों वो सच्चिदानंद का था, स्वामी सच्चिदानंद, इसको याद रखिएगा, सच्चिदानंद। और इसके बाद दूसरा जो हुआ तो दूसरे का अध्यक्षता किए हैं एन जी रंगा। तो इन दोनों को नाम को याद कर लीजिएगा। 204 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सन 1920 में, सन 1925 में, सन 1929 में, सन 1935 में। तो आंसर आपका ए के साथ जाएगा 1920 में। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई है। और वो कहाँ? तो जो इस समय मुंबई है वही बंबई में हुआ था। ऑप्शन ए सही है। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। एम एन जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसका शॉर्टकट है AITUC, जिसको बोलते हैं अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, की स्थापना बंबई में 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष और दीवान चमनलाल प्रथम महासचिव थे। लाला लाजपत जो राय थे वो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे और दीवान जो थे वो दीवान जो चमनलाल, इनका नाम ये पूरा है, दीवान चमनलाल प्रथम जो थे प्रथम महासचिव बने। दीवान जो चमनलाल थे वो महासचिव बने। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 205 नंबर। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, कौन थे? तो अभी हमने देखा था लाला लाजपत राय। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, लाला लाजपत राय सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्याख्या ऊपर हमने देखा है। 206 नंबर क्वेश्चन। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था, ये बताना है। ऑप्शन ए है MN राय, मुजफ्फर अहमद, SA डांगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सही हो जाएगा MN राय। 206 का जो आंसर है MN राय हो जाएंगे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो आंसर हो जाएगा MN राय, आपका आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए दोस्तों। व्याख्या में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमीर लेनिन और रूसी पार्टी, जिसको कहते हैं बोल्शेविक, द्वारा की गई थी। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की जो स्थापना है मार्च 1919 में व्लादिमीर लेनिन द्वारा और रूसी पार्टी द्वारा की गई थी। MN राय लेनिन के निमंत्रण पे MN राय जो थे लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वह पहले भारतीय थे। तो इसको याद रखिएगा कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो प्रथम भारतीय थे आपके MN राय। प्रथम भारतीय कौन थे? तो MN राय याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 207 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय उच्च आयुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ? भारतीय उच्च आयुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ, ये बताना है। ऑप्शन ए है भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम 1909, भारतीय सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन डी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर आपका बी के साथ जाएगा, भारत सरकार अधिनियम
1919, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। तो भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के द्वारा हुआ था। तो दोनों एक ही चीज है, उसको याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए एक भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। इसका कार्य भारत सरकार के लिए अस्त्र शस्त्र और अन्य सामान खरीदना, ठेका देना, व्यापारी हितों को देखना और इंग्लैंड में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों की देखभाल इत्यादि इनका कर्तव्य था। उच्चायुक्त और उसके सहयोगों के जो सहयोगी होते थे, सहायक होते थे, सहायकों के वेतन का वे भारत के साधनों से होना था। आगे चलते हैं। 208 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया। जो रोलेट एक्ट था 1919 का रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया, क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत, ऑप्शन ए है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, सी है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना, डी है देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। तो 208 का आंसर पहला सही हो जाएगा, ए आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था दोस्तों। इसमें ए था कि आप मान लीजिए कि आप पे बस शंका हो जाए तो आपको वह क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। आप किसी, आपका पर्सनल रूम है, आपका घर है, तो वो छापामारी बिना वारंट के आपके यहाँ छापामारी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा रोलेट एक्ट था। तो इसलिए ये क्या कर रहा था, व्यक्ति स्वतंत्रता को, जो अनुच्छेद 21 है हमारे जीवन जीने का जो अधिकार है, उसको कहीं ना कहीं सीमित कर रहा था। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित कर रहा था। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए। मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद के पास हुआ विधेयक रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद से पास हुआ जो विधेयक था उसी को रोलेट एक्ट नाम दिया गया, जिसके अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इस कानून द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित किया गया था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता या व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया गया था रोलेट एक्ट द्वारा। आगे देखते हैं। 209 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? जलियांवाला नरसंहार जो हुआ था किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? स्वदेशी सत्याग्रह, रोलेट सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा, रोलेट सत्याग्रह। ठीक है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो रोलेट सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। इसी अधिनियम के द्वारा, रोलेट एक्ट के द्वारा सेफलू किचलू को और सत्यपाल को बंदी बना लिया गया था और उनको छुड़ाने के लिए ही लोगों ने एक जगह जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे और वहीं पे वो कुछ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे लोग। लेकिन जनरल डायर जो था वहाँ पे आकर डायर ने गोलियां चलवा दी, जिसमें 1000 से ज़्यादा व्यक्ति मारे गए। उसमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी थे। लेकिन उसके बाद भी उसके साथ कुछ वैसा नहीं होता है जो होना चाहिए, मतलब भारतीयों को न्याय नहीं मिला दोस्तों। आगे चलते हैं, इसके व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या देख लीजिए। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह था। रोलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया था, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया था। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में लेफ्टिनेंट जनरल डायर ने निरसंहार कराया था। लोगों को वहाँ पे गोलियां चलाई थी, जिससे अधिकांश लोग मारे गए थे, 1000 से ज़्यादा। वहाँ पे कुएं भी थे, तो उसी जलियांवाला बाग में कुआं था, लोगों से कुआं दोस्त मतलब पट गया था एक प्रकार से समझिए। उसमें इतने लोग हो गए थे,
कुआं पूरा भर गया था आपका। तो ऐसा अंदाजा आप लगा लीजिए कैसे मतलब निर्मम हत्या करवाई थी, ये आप जान लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है, रोलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था। रोलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था 1919 में। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। व्याख्या हम ऊपर देख चुके हैं दोस्त, लेकिन एक बार दोबारा देख लेते हैं। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया या गठित की। तो समिति की रोलेट एक्ट समिति की गठन कब की गई थी? तो 1917 में की गई थी, इसको याद रखिएगा। जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। आतंकवाद का यहाँ से क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना बनाने का कार्य जिम्मा सिडनी रोलेट को सौंपा गया था, क्योंकि सिडनी रोलेट एक जो था वो रोलेट समिति का अध्यक्ष था। इसके सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रोलेट एक्ट के नाम से जाना गया। रोलेट एक्ट अधिनियम के तहत द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे रोलेट एक्ट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी और जितना दिन चाहे उतना दिन तक बंद रख सकती थी। इसीलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया है, काला कानून कहा गया है रोलेट एक्ट को। आगे चलते हैं, आपका एक 211 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग आखिर में क्यों जमा हुए, क्या कारण था, ये बताना है। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा दोस्तों। किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा कि किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए लोग वहां पे क्या हुए थे, इकट्ठा हुए थे। ऑप्शन बी आपका सही है। व्याख्या देख लीजिए, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा सब चीज। देखते हैं, रोलेट एक्ट के बढ़ते विरोध को देखते हुए सरकार ने गांधी जी तथा कुछ अन्य नेताओं के पंजाब में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे वहां की जनता का आक्रोश बढ़ गया। यह आक्रोश तब और बढ़ गया जब पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी और रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए लोगों ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया। इसी बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में जनरल डायर ने निशंस नरसंहार करवाया था। तो जो घटना हुई थी कब हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ये अगर देखें तो भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा घटना है दोस्तों, जिसमें एक ही जगह इतने लोगों को एक साथ गोलियों से भून दिया गया। एक बहुत ही बड़ा नरसंहार था। आगे चलते हैं, आपका देखते हैं 212 नंबर क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि थी किस कारण से त्याग दी थी, ये बताना है। ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन। ऑप्शन बी है भगत सिंह को फांसी दिए जाने पर, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर, चौरी चौरा की घटना पर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी उसको त्याग दिया था दोस्तों। तो ऑप्शन आपका सी सही होता है। व्याख्या देख लीजिए, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। और नाइटहुड की उपाधि लौटाते हुए दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा समय आ गया है जब सम्मान के तगमे
अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। यही बात उन्होंने कहा और अपने नाइट हुड की जो उपाधि थी उसको उन्होंने लौटा दिया ब्रिटिश सरकार को। आगे चलते हैं, 213 नंबर क्वेश्चन है। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया। किसके द्वारा मारा गया था? ऑप्शन ए है मदन लाल ढींगरा द्वारा, ऑप्शन बी है एम.पी.टी. आचार्य द्वारा, सी है बी.डी. सावरकर द्वारा, डी है उधम सिंह द्वारा, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, उधम सिंह। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोलियों से उधम सिंह ने भून डाला था, मार दिए थे। कौन मारे थे? तो उधम सिंह का नाम याद रखिएगा। इन्होंने क्या किया था? अपना बदला पूरा किया था। व्याख्या देख लीजिए। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया था। तो अच्छी बात थी कि इन्होंने अच्छा से बदला लिया। आगे चलते हैं दोस्तों। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। वर्ष 1919 किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग त्रासदी से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। कलकत्ता दिल्ली स्थानांतरण 1911 है। इसमें क्या होता है, वो जो कलकत्ता से दिल्ली क्या है राजधानी बनाया जाता है। तो 1911 में बंगाल विभाजन आपको मालूम होगा, 1905 में खिलाफत आंदोलन 1920 में आपका है। तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा, डेट आपको याद होना चाहिए। व्याख्या देख लीजिए। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास में जलियांवाला बाग त्रासदी से संबंधित है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में निहत्थी भीड़ पर हत्यारे डायर ने गोली चलवाकर हजारों लोगों की निशंस हत्या करवा दी। मतलब थोड़ा भी ये नहीं सोचा कि हम क्या कर रहे हैं, और उसने हत्या को अंजाम दे दिया। 215 देखते हैं दोस्तों। अमृतसर के जलियांवाले बाग में भीड़ का दमन हुआ। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 याद रखिएगा। ये घटना कब हुई है? 13 अप्रैल 1919 को हुई है। आगे देखते हैं दोस्तों। व्याख्या हमने ऊपर देख चुका है। आगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला? तो आंसर वही हो जाएगा सी, उधम सिंह। ऑप्शन सी आपका सही है, उधम सिंह। ऑप्शन सी आप सही कर लेंगे। व्याख्या दोबारा से देख लेते हैं। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया। आगे चलते हैं। 217 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? ऑप्शन ए है अली बंधु, ऑप्शन बी है अबुल कलाम आज़ाद, सी है महात्मा गांधी, डी है खान अब्दुल गफ्फार खान। तो कौन हो सकता है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष भी कौन थे? महात्मा गांधी थे। तो इनको याद रखिएगा। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? ऐसे अवसर के रूप में महात्मा गांधी ने देखा था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। व्याख्या देख लीजिए। 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष गांधी जी थे। जिसके अध्यक्ष क्या थे? गांधी जी थे। दिसंबर 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा दिया गया।
अब कांग्रेस ने बड़ी सावधानी से धार्मिक मामलों से स्वयं को पृथक रखा, किंतु खिलाफत आंदोलन शुरू होने के बाद गांधी ने यह अनुभव किया कि हिंदू मुस्लिम को एकजुट करने का यह स्वर्णिम अवसर है जो आगे 100 वर्षों में प्राप्त नहीं हो सकता। दोस्तों, हमने ऊपर कहीं बताया था कि 1920 शायद खिलाफत हम बोले थे क्या, लेकिन 1919 कर लीजिएगा, दिसंबर है, दिसंबर 1919 दिया है, लेकिन कहीं कहीं 20 रहता है, किसी किसी किताब में हम पढ़े हैं। तो 19 दिया है, दिसंबर आखिरी, मतलब वो 20 आ ही जाता है, लेकिन आप 1919 याद रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन में 1920 दे दिया ना, वही कह रहे थे। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था? लखनऊ, लाहौर, इलाहाबाद, कराची। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा दोस्तों, इलाहाबाद में। क्वेश्चन एक बार दोबारा से सुन लेते हैं। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा इलाहाबाद शहर में हुआ था। व्याख्या देख लीजिए। गांधी जी ने 1920 में खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी। 9 जून 1920 को खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया और गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व करने का अधिकार सौंपा। सितंबर 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। आगे चलते हैं। 219 नंबर क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, बिहार, बॉम्बे, गुजरात। तो दोस्तों इस समय कहाँ शराब बैन है? तो बिहार। और उस समय बिहार में भी ये चीज़ें हो रही थी, तो वहाँ पे सरकार क्या है, ऐसी सूची प्रसारित की जो लोग शराब पीते थे और स्वस्थ रहते थे। व्याख्या देख लीजिए। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप लोगों के शराब से परहेज करने के चलते सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। अतः बिहार एवं ओडिशा की सरकार ने शराब को स्वास्थ्य के लिए हितकर प्रभावों को प्रचारित एवं प्रसारित करने के लिए ऐसे महान एवं प्रसिद्ध लोगों की एक सूची जारी की जो शराब का सेवन करते थे और वो स्वस्थ रहते थे। वैसे लोगों की उन्होंने सूची की कि ये लोग शराब पीकर स्वस्थ रहते हैं, तो आप भी शराब पीजिए, ऐसा उड़ीसा और आपके बिहार सरकार का मंशा था। इस सूची में सिकंदर, जूलियस सीजर, नेपोलियन, शेक्सपियर आदि शामिल थे। तो इनकी सूची ये याद रखिएगा, सिकंदर है, जूलियस सीजर है, नेपोलियन है, शेक्सपियर का नाम आता है। आगे चलते हैं। 220 नंबर क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। बीपीएससी में 2 बार पूछा गया है और 2008 में भी पूछा गया है। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? ऑप्शन ए है खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी। ऑप्शन बी है गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। ऑप्शन सी है खलीफा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया। ऑप्शन डी है खलीफा गांधी जी के अच्छे मित्र थे। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा दोस्तों। लंबा आंसर है लेकिन यही आंसर है। तो गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो आंसर हो जाएगा आपका गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। तो ऑप्शन बी आपका सही है। व्याख्या देखिए।
अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों द्वारा जब अंग्रेजों ने तुर्की को जीत लिया था तो उसका विभाजन कर रहे थे और वहाँ के जो होते थे खलीफा उनके पद को ये समाप्त करना चाह रहे थे। उसी के विरोध में यहाँ के जो मुसलमान थे भारत के, उन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाया था। आगे चलते हैं। दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई। दिसंबर 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन से खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के ऐसे स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा जो आगे 100 वर्षों में भी नहीं प्राप्त हो सका। तदनुसार उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके टोटल 20 क्वेश्चन और उसके व्याख्या। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों धन्यवाद। खूब मन लगाकर पढ़ते रहिए, पेपर नज़दीक है। जैसे ही बीपीएससी का पेपर हो जाता है, टीजीटी पीजीटी यूपी के लिए क्वेश्चन लाया जाएगा, आप बस तैयारी करते रहिए। वैसे हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन पेपर जो पीजीटी का होता है या पीसीएस लेवल का होता है पढ़ते हैं तो किसी भी स्टेट का हो आपके लिए अच्छा होगा। कोई भी पढ़िए, मतलब वो लेवल ही वही रहता है। पीसीएस लेवल तक के आप पढ़ रहे हैं तो वो टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए अच्छा मतलब हो जाएगा। तो ये याद रखिए। कुछ लोग कह रहे हैं पीजीटी का, तो पीजीटी आप पीसीएस पढ़ रहे हैं और एक बार अभी पेपर हुआ है, इससे हल्का ही क्वेश्चन पूछा है। नहीं, पिछला वीडियो अरे पिछला पेपर देख लीजिए, इससे हल्का क्वेश्चन पूछा है। तो आप अच्छे से पढ़िए लुसेंट, और इसके बाद कुछ किताबें जो हैं एनसीईआरटी की बुक, आप जो नोट्स बनाए हैं उसको पढ़ते रहिए। घटना चक्र को आप पढ़ सकते हैं, प्रीफर उसको भी कर सकते हैं, या यूथ कंपटीशन को पढ़िए। दोस्त किताब से ज़्यादा पढ़ें और किताब पे ज़्यादा भरोसा करें। दोस्तों नमस्कार,